आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हीट ट्रांसफर इन नेचर। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हीट क्या होती है। हम उन 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा हीट को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि लैंड ब्रीज़ क्या होती है, सी ब्रीज़ क्या होती है और लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ के अकरेंस का रीज़न क्या होता है। हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र नेचर को और हमारी डेली लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हीट क्या होती है। हीट एक तरह की एनर्जी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी सब्सटेंस को गर्म कर सकते हैं। अर्थ को मेनली सन के द्वारा हीट एनर्जी मिलती है और सन से मिलने वाली इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने बहुत से कामों को करने के लिए करते हैं। जैसा कि हम सन से मिलने वाली हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को सुखाते हैं। सन से मिलने वाली हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम सोलर कुकर्स के थ्रू कुकिंग करते हैं। तो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र ही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से नेचर में बहुत सारे इवेंट्स घटित होते हैं और हम जो कुकिंग करते हैं उसके पीछे भी हीट ट्रांसफ़र ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम गैस को बर्न करते हैं तो उस गैस की बर्निंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट से हमारा यूटेंसिल गर्म होता है और जब हमारा यूटेंसिल गर्म हो जाता है तो वो फूड में हीट को ट्रांसफ़र करके उसको कुक कर देता है। इसी तरह से जब जिस दिन एक सनी डे होता है, उस दिन हम देखते हैं कि क्लाइमेट वार्म है और जब सनी डे नहीं होता, तो क्लाइमेट भी उतना गर्म नहीं होता। इसी तरह से हीट ट्रांसफ़र ही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से विंड्स फॉर्म होती हैं। जब हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, तब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफ़र की वजह से विंड्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ वाटर साइकिल भी हीट ट्रांसफ़र की वजह से ही फॉर्म होती है। तो जब हम वाटर साइकिल को डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर में, तो हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफ़र वाटर साइकिल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह भी देखा गया है कि डिफरेंट मटेरियल्स हीट को एक जगह से दूसरे जगह पर डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। मेटल्स जो कि सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्शन के द्वारा हीट को एक एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। इसके विपरीत लिक्विड्स और गैसेस कन्वेक्शन के द्वारा हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम हीट ट्रांसफ़र के कंडक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे। हीट ट्रांसफ़र का यह मेथड मेनली सॉलिड्स में देखा जाता है। इस मेथड में किसी सॉलिड के हॉटर पार्ट से हीट एनर्जी उसके कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करती है और धीरे-धीरे उसका कोल्डर पार्ट भी गर्म हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लेट अस से कि किसी मेटेलिक स्पून को जो कि सॉलिड होता है, उसे हम एक फ्लेम के ऊपर रख कर के गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो स्पून का वो हिस्सा जो फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, वो गर्म हो जाता है और हीट एनर्जी ऑब्टेन करने की वजह से उस हिस्से में मौजूद पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। जब गर्म हिस्से में मौजूद पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तो अपनी वाइब्रेशन के दौरान अपनी हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर ये एडजेसेंट पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं और अपनी वाइब्रेशन के दौरान अपनी हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा आगे पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर वो पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं और अपनी तेज़ वाइब्रेशंस के दौरान अपनी हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा आगे पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर वो पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। इस तरह से धीरे-धीरे हीट एनर्जी स्पून के सभी हिस्सों में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि उसके हॉटर पार्ट से उसके कोल्डर पार्ट तक ट्रांसफ़र हो जाती है। इस ट्रांसफरेंस ऑफ हीट के दौरान पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हुए बहुत तेजी से वाइब्रेट तो करते हैं, परंतु अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते। तो बेसिकली कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हुए तेजी से वाइब्रेट ज़रूर करते हैं, परंतु किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट अपनी जगह को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं होती है।
जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर कंडक्शन मेथड के द्वारा होता है, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ सॉलिड्स अपने अंदर से हीट को इजीली ट्रांसफर होने देते हैं। इसके विपरीत कुछ सॉलिड्स अपने अंदर से हीट को इजीली ट्रांसफर नहीं होने देते। ऐसे सॉलिड्स जो अपने अंदर से हीट को इजीली ट्रांसफर होने देते हैं, उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर एटसेट्रा। इसके विपरीत जो सॉलिड्स अपने अंदर से हीट को इजीली ट्रांसफर नहीं होने देते, उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं या इंसुलेटर्स भी कहते हैं। इनके इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं वुड, प्लास्टिक, एयर, वूल एटसेट्रा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ-कहाँ करते हैं। मेटल्स जो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम यूटेंसिल्स का निर्माण करते हैं। यूटेंसिल्स का इस्तेमाल हम कुकिंग के लिए करते हैं। प्लास्टिक और वुड जो कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं या यूँ कहें कि इंसुलेटर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम अपने यूटेंसिल्स के हैंडल्स का निर्माण करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कुकिंग के दौरान जब हमारा यूटेंसिल गर्म होता है तो उसको हैंडल से होल्ड करके उठाना आसान होता है। इसी तरह से जब हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं तो वूल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने पोर्स में एयर को ट्रैप कर लेता है। एयर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इस वजह से हमारी बॉडी और वूलन क्लोथ के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है और इस एयर ट्रैपिंग की वजह से हमारी बॉडी की हीट हमारे सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और हम वार्म फील करते हैं। अब हम हीट ट्रांसफ़र के एक दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफ़र का यह मेथड मेनली लिक्विड्स और गैसेस के केस में देखा जाता है। इस मेथड में एक जगह से दूसरे जगह पर हीट का ट्रांसफरेंस पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से होता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक पैन में वाटर को रख करके उसे गर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले पैन के निचले सेक्शन में मौजूद वाटर हीट रिसीव करके गर्म हो जाएगा और गर्म होने की वजह से यह एक्सपैंड करेगा और हल्का हो जाएगा। जब वाटर का यह सेक्शन हल्का हो जाएगा तो हल्के होने की वजह से यह ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ऊपर मौजूद ठंडा और हैवी वाटर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। फिर वाटर का यह हिस्सा जो कि ठंडा और हैवी है, यह पैन के निचले हिस्से से हीट को ऑब्टेन करेगा। फिर वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ऊपर से ठंडे और हैवी वाटर का हिस्सा नीचे की तरफ आएगा। फिर वो हीट को रिसीव करने लगेगा और हीट को रिसीव करके वो गर्म हो जाएगा और एक्सपैंड करके लाइटर होकर के फिर वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा और ऊपर से फिर जो ठंडा और हैवी वाटर का हिस्सा है वो नीचे मूव करेगा। यह साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक कि पैन में मौजूद सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। लिक्विड्स की तरह गैसेस में भी हीट ट्रांसफरेंस कन्वेक्शन मेथड की वजह से होता है। हम ये जानते हैं कि कन्वेक्शन मेथड में हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह पर पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से होता है। दिन के समय में जब लैंड गर्म हो जाती है तो लैंड के कांटेक्ट में मौजूद एयर भी गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड होती है और उसकी वजह से वो लाइट हो जाती है। तो जब ये एयर का ये सेक्शन लाइट हो जाता है तो लाइट होने की वजह से यह ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर से हैवी और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है। फिर ये हैवी और कोल्ड एयर लैंड के कांटेक्ट में आकर के हीट अप हो जाती है और ये ऊपर की तरफ उठने लगती है और ऊपर से दोबारा से हैवी और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है। इस तरह से यह एयर के मूवमेंट की यह साइकिल कंटिन्यू रहती है। इसको हम एयर करंट भी बोलते हैं और इस साइकिल के कंटिन्यूएशन की वजह से धीरे-धीरे उस एरिया में मौजूद एयर के सभी पार्टिकल्स इक्वली हीट अप हो जाते हैं। इसी मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं और कन्वेक्शन ही वो रीज़न है जिसकी वजह से जब स्मोक फॉर्म होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं और उससे स्मोक फॉर्म होता है, तो यह स्मोक ऊपर की तरफ उड़ता है। स्मोक बेसिकली हॉट गैसेस और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है। क्योंकि यह हॉट होता है इसलिए यह लाइट होता है और लाइट होने की वजह से यह ऊपर की तरफ उड़ता है। तो कन्वेक्शन ही बेसिकली वो रीज़न होता है कि जब हम किसी इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती को जलाते हैं तो स्मोक ऊपर की तरफ उठता है।
जब हम दो अलग-अलग सब्सटेंसेस को सेम अमाउंट में हीट एनर्जी देते हैं, तो यह देखते हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल, यदि हम सॉइल को भी 10 जूल ऑफ हीट एनर्जी दें और वाटर को भी 10 जूल ऑफ हीट एनर्जी दें, तो यह देखेंगे कि सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया और वाटर का टेम्परेचर कम बढ़ा है। इसका इसका रीज़न यह होता है कि अलग-अलग सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग होती हैं, इसीलिए सेम अमाउंट ऑफ हीट दिए जाने पर भी उनका टेम्परेचर अलग-अलग मात्रा में बढ़ता है। इसी डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से समुद्र के किनारे रहने वाले लोग एक यूनिक फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे हम लैंड ब्रीज या सी ब्रीज कहते हैं। दिन के समय में सनलाइट में लैंड काफ़ी तेज़ी से गर्म हो जाता है। इसके विपरीत समुद्र में मौजूद पानी उतनी तेज़ी से गर्म नहीं हो पाता। अब क्योंकि लैंड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, इस वजह से लैंड के कांटेक्ट में मौजूद एयर भी गर्म होकर के एक्सपैंड होती है, लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। गर्म लैंड के कांटेक्ट में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसके विपरीत समुद्र पर मौजूद एयर इतनी गर्म नहीं होती, रादर वो ठंडी होती है। और जब लैंड पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, तो समुद्र पर जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से हवा लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, यानी कि समुद्र के सरफेस पर मौजूद हवा लैंड के सरफेस की तरफ मूव करती है। और इस हवा के इस मूवमेंट को हम सी ब्रीज कहते हैं। और इस सी ब्रीज की वजह से ही कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के तट पर रहने वाले लोग काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं। रात के समय में यह फिनोमिना रिवर्स हो जाता है, यानी कि जब सनलाइट नहीं रहती तो लैंड बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत समुद्र में पानी इतनी तेज़ी से ठंडा नहीं हो पाता, रादर वो गर्म ही रहता है। और इस वजह से समुद्र के ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसके विपरीत लैंड पर ठंडी हवा रहती है, यानी कि समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जबकि लैंड के ऊपर हाई प्रेशर एरिया रहता है। तो हवा हाई प्रेशर एरिया यानी कि लैंड से समुद्र की तरफ मूव करती है, यानी कि लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। और इस लैंड से समुद्र की तरफ हवा के इस मूवमेंट को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अब तक हमने हीट ट्रांसफ़र के दो मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया। पहला था कंडक्शन और दूसरा था कन्वेक्शन। कंडक्शन मेथड सॉलिड्स के केस में देखा जाता है। इस मेथड में ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से हीट ऑब्जेक्ट के कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करती है, और हीट के इस मूवमेंट के दौरान पार्टिकल्स की एक्चुअल में कोई मूवमेंट नहीं होती। जब कोई पार्टिकल हीट एनर्जी गेन करता है, तो वो अपनी जगह पर ही रहते हुए तेज़ी से वाइब्रेट तो ज़रूर करने लगता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करता। इसके विपरीत कन्वेक्शन प्रोसेस, जो कि लिक्विड्स और गैसेस के केस में देखी जाती है, इस मेथड में हीट का ट्रांसफरेंस पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से होती है। दोनों ही मेथड्स, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों ही मेथड्स में हीट के ट्रांसफरेंस के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा कि कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, तो यानी कि सॉलिड मीडियम की ज़रूरत होती है। कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में होता है, यानी कि हीट ट्रांसफरेंस के लिए लिक्विड और गैसेस की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत हीट ट्रांसफरेंस का एक तीसरा मेथड होता है, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन मेथड में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करने के लिए। इस मेथड में हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और यह वैक्यूम में ट्रेवल करती है। रेडिएशन मेथड से ही हम सन के द्वारा रिलीज की गई हीट एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। मतलब कि सन से जो हीट एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, वो रेडिएशन मेथड के थ्रू पहुंचती है। हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन मेथड के थ्रू हीट एनर्जी को अपने सराउंडिंग्स में बेसिकली रिलीज करता रहता है। हम हीट ट्रांसफरेंस को अपनी डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पर ऑब्जर्व करते हैं। यह देखा गया है कि सन से आने वाली हीट एनर्जी को डार्क कलर्ड के ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके विपरीत लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स सन से आने वाली हीट एनर्जी को मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। यही वो रीज़न है कि जब हम लाइट कलर या वाइट कलर के क्लोथ्स समर में पहनते हैं, तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स
सन से आने वाली हीट एनर्जी को मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और हमारी बॉडी उस हीट को उस एक्सेसिव हीट को रिसीव नहीं करती। इसके विपरीत जब हम सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो डार्क कलर के क्लोथ्स सन से आने वाली हीट एनर्जी को मैक्सिमली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस वजह से हमें वार्मथ महसूस होता है। इसीलिए हम डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर्स में जब पहनते हैं तो बेटर महसूस करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर कि हीट ट्रांसफरेंस के ये तीनों मेथड्स जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी स्टोव को बर्न करके उस पर यूटेंसिल रख के उसमें वाटर को गर्म करते हैं तो यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के तीनों ही प्रोसेसेस एक साथ दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इस दिए हुए डायग्राम में, यहाँ पर फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के जब हमारा वेसल गर्म होता है तो हीट का यह ट्रांसफर कंडक्शन मेथड के थ्रू होता है। इसी तरह से जब हमारे यूटेंसिल की पूरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है तो यह भी कंडक्शन मेथड के द्वारा होती है। जो हमारे यूटेंसिल के अंदर मौजूद वाटर है वो कन्वेक्शन मेथड की वजह से गर्म होता है और जो हम यूटेंसिल और हॉट फ्लेम के चारों तरफ हीट महसूस करते हैं वो हीट हम रेडिएशन मेथड की वजह से महसूस करते हैं। इसी तरह से हमारे आम दिनचर्या में और भी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पर कि हम हीट ट्रांसफरेंस के इन तीनों मेथड्स को एक साथ देखते हैं। हीट ट्रांसफर की वजह से ही अर्थ पर वाटर साइकिल का निर्माण होता है। जब सन से हीट रेडिएट होकर के अर्थ पर पड़ती है तो अर्थ पर मौजूद वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा में जो वाटर होता है वह धीरे धीरे गर्म होने लगता है। यह पानी गर्म होकर के इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेशन प्रोसेस में वाटर अपने लिक्विड स्टेट से चेंज होकर के अपने गैसियस स्टेट में आता है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हीट की वजह से ही प्लांट्स के लीव्स से भी इवेपोरेशन प्रोसेस होती है और प्लांट्स के लीव्स से होने वाली इवेपोरेशन प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो सन की हीट की वजह से वाटर बॉडीज में अवेलेबल वाटर इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर का फॉर्म ले लेता है और इसी तरह से प्लांट्स के लीव्स से भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होकर के वाटर वेपर्स का निर्माण होता है। यह वाटर वेपर्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और यह जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठते रहते हैं इनका टेम्परेचर कम होता रहता है। धीरे धीरे ये वाटर वेपर्स कंडेंस होकर के क्लाउड्स का निर्माण करते हैं और फिर इन क्लाउड्स से या तो बारिश होती है या स्नोफॉल होता है और या फिर ओले गिरते हैं। क्लाउड्स से बारिश होना, स्नोफॉल होना या ओले गिरने की प्रक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जब क्लाउड से प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के द्वारा बारिश होती है तो यह पानी सॉयल, रॉक्स, प्लांट्स एटसेट्रा के थ्रू होता हुआ वाटर बॉडीज में दोबारा चला जाता है। वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और ग्राउंड वाटर। तो इस तरह से हमने ये देखा कि सन की हीट की वजह से वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट होकर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, फिर वहाँ पर कंडेंस होकर के क्लाउड्स फॉर्म करता है, फिर क्लाउड से प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से वापस अर्थ के सरफेस पर आता है और अर्थ के सरफेस पर गिरकर सॉयल, रॉक्स, प्लांट्स एटसेट्रा के थ्रू होता हुआ ये दोबारा से वाटर बॉडीज में चला जाता है। तो वाटर की इस साइक्लिकल मूवमेंट को हम वाटर साइकिल का नाम देते हैं और वाटर साइकिल के निर्माण होने के पीछे भी हीट ट्रांसफर ही मेन रीजन होता है। वाटर साइकिल अर्थ पर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करती है, रिवर्स, लेक्स और ओशियंस में वाटर को रिप्लेनिश करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है और क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के दौरान जब रेनफॉल होती है तो रेन वाटर का कुछ हिस्सा रिवर्स, लेक्स और ओशियंस में चला जाता है। इसके विपरीत रेन वाटर का कुछ हिस्सा सॉयल में सीप इन करके सॉयल के नीचे की लेयर्स में चला जाता है। जब वाटर सीप इन करता है सॉयल में तब ये सॉयल्स, रॉक्स की लेयर्स के थ्रू मूव करता हुआ नीचे सेडिमेंट्स और रॉक्स के पोर स्पेसेस में जाकर के स्टोर हो जाता है। वाटर की इस मूवमेंट को हम इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर का इनफिल्ट्रेशन कितनी तेजी से होगा या कितनी धीरे होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉयल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है।
जब रेन वाटर सॉइल के थ्रू सीप इन करके नीचे जा करके सेडिमेंट्स और रॉक्स के पोर स्पेसिस के बीच स्टोर हो जाता है, तो ऐसे वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और सेडिमेंट्स और रॉक्स की इस लेयर को, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होता है, इसे हम एक्वीफर्स कहते हैं। हम अंडरग्राउंड वाटर को वेल्स और हैंडपंप्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लिमिटेड होता है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और एक्वीफर्स से हम बहुत ज़्यादा वाटर निकाल रहे हैं। इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके एक्वीफर्स को फिर से रिचार्ज करें। लद्दाख में आइस स्टूपास का निर्माण करके लोग वाटर कंजर्व करते हैं, जैसा कि हम इस दिए हुए राइट मोस्ट डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स को डिस्कस किया, जो कि हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हमने यह जाना कि डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट तरह से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि सॉलिड्स कंडक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, लिक्विड्स और गैसेस कन्वेक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, और रेडिएशन प्रोसेस में बिना किसी मीडियम के ही हीट का ट्रांसफरेंस होता है। हमने यह भी जाना कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र विंड्स और वाटर साइकिल का निर्माण करता है। थैंक यू वेरी मच।